जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं अम्बेसडर विष्णु प्रकाश साहब, जो कि बहुत बड़ा नाम है भारत का। और जारी बात है, पूरी जिंदगी इन्होंने इंडियन फॉरेन ऑफिस को दी है, फॉरेन सर्विस को दी है। कनाडा में, साउथ कोरिया में ये रहे हैं, और सबसे बढ़ के इंडियन फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन भी रहे हैं। डेफिनेटली जो कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा भी बहुत जगहों पे सर्व करते रहे हैं। अभी भी जारी बात है, बहुत जगहों पे एडवाइस कर रहे हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि एम्बेसडर साहब ने मुझे टाइम दिया। और बड़ी देर से मैं एम्बेसडर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि क्योंकि बात की जाए, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि माहौल अच्छा होना चाहिए। तो आजकल माहौल अच्छा है, वो इसलिए कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी ऑफर्स आ रही हैं डायलॉग की, पीस की। कल इमरान खान साहब भी कश्मीर में, वो कि 5 फरवरी था, लेकिन वहां पे उन्होंने जो ऑफर की वो डायलॉग की। मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन अम्बेसडर साहब, सर मैं जो आपसे सवाल शुरू करना चाहता हूं, जो बात शुरू करना चाहता हूं, वो ये है कि दोनों ममालिक सर का एक परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है। सर, हाउ डू यू थिंक कि हाउ कैन वी कम आउट ऑफ दिस, ये जो परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट है हम देख रहे हैं। आपकी तो माशाल्लाह उम्र गुजर गई सर, आपने सर्व किया हर पल अपने मुल्क के लिए। और अपने जारी बात है कि जो आपने सर्व किया अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, आपकी बड़ी एफर्ट्स हैं। एंड योर कंट्री रिकग्नाइजेस यू फॉर योर एफर्ट्स यू हैव डन फॉर योर कंट्री। सो आपने जब पाकिस्तान को देखा, जब से आप फॉरेन सर्विस में आए, उससे पहले पढ़ते रहे, तो एक कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में और कंपटीशन देखते रहे। हाउ कैन वी कम आउट ऑफ दिस? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस सर? चीमा साहब, पहले तो नमस्ते, सलाम अलैकुम। और आपके थ्रू पाकिस्तान में जो प्रोग्राम देखेंगे या देख रहे हैं उनको भी मेरा आदाब। बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो पे आके और आपसे बातचीत करके। पहले सबसे पहले तो ये, जहां तक आपका सवाल है कॉन्फ्लिक्ट का या परपेचुअल कंपटीशन का, उसका जो जो अगर मैं बड़ा स्पष्ट आंसर दूं, बड़ा फ्रैंक आंसर दूं, तो हमारा कोई स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है नहीं। और हम दोनों मुल्कों में कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहिए। पर हकीकत यह है कि जब से दोनों देश आजाद हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट ही रहा है। और हमारा पहलू जो है वो उसके हिसाब से पाकिस्तान ने इनिशिएट किया है, आपका अलग पहलू है। पर दिक्कत यही है कि, और शायद आप अगर जो मेरा पक्ष है, जो 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 मुझे थोड़ी बहुत समझ है रिश्तों की या हकीकत की, वो है कि भारत ने, हिंदुस्तान ने बहुत पहल की है, बड़ा इनिशिएटिव लिए हैं अमन और शांति के बातचीत करने के लिए। और हर बार कुछ ना कुछ ऐसी वारदात हुई है जिसके कारण ये कोशिश बेकार हो गई है। और पाकिस्तान में भी आप सब जानते हैं कि लाहौर बस यात्रा जो प्रधानमंत्री वाजपेयी ने की थी, उन्होंने पहले अपने विचार रखे थे कि हमारे पड़ोसी हैं, इतिहास है, ज्योग्राफी है, वो बदल नहीं सकते और हमको अमन और शांति का वातावरण बनाना पड़ेगा। और उस वक्त जब वो लाहौर आए थे तो जनरल मुशर्रफ उस वक्त आर्मी चीफ थे, वो कारगिल प्लान कर रहे थे। तो मैं अब पुरानी चीजों में नहीं जाना चाहता, पर हकीकत ये है कि पाकिस्तान में एक कोशिश है इंडिया के साथ बराबरी करने की या इंडिया के साथ से आगे निकलने की। वो शायद कोशिश ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें नुकसान आप ही का ज्यादा हुआ है। आपका देश के दो टुकड़े हुए हैं। आपकी जो जीडीपी ग्रोथ थी, देखिए जब हम आजाद हुए थे तो आपकी जीडीपी ग्रोथ हमसे, पर कैपिटा ग्रोथ या आपकी जीडीपी फिगर्स हमसे अच्छी थी। और आज ये हालात हैं कि आपके, मैं रफली बात कर रहा हूं, कि आपकी पर कैपिटा इनकम $1300 है। बांग्लादेश जो कभी ईस्ट पाकिस्तान था और जो कि आप उनसे ज्यादा तरक्की किए हुए थे, यू आर रिचर देन ईस्ट पाकिस्तान। आज बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $1850 है, आपकी 1300 से कम है।
और हिंदुस्तान की 2000 से ज्यादा है। तो मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट आपके हुक्मरानों ने या जो कंपटीशन आपके हुक्मरान ने देखा है कि कोशिश करते हैं, पर इसमें जो हमारा भी नुकसान हुआ है क्योंकि हमारी जो आर्थिक या जीडीपी ग्रोथ रेट है वो जाहिर है कि अगर आप डिफेंस की तरफ ज्यादा तवज्जो करते हैं तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। तो हमारी ग्रोथ रेट भी कम हुई है, पर आपको ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि ये जो कंपटीशन आप में पड़े हुए हैं इसका कोई फायदा नहीं है। तो हमारे ही तरफ से बड़ा क्लियर है कि हम अमन शांति चाहते हैं, पर अमन और शांति चाहते हैं कि वो ये नहीं कि साहब एक तरफ से अमन शांति की बात होती है और दूसरी तरफ से टेरर इंसिडेंट्स होते रहे, तो ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जारी बात है सर, आपका एक मौक़िफ़ है इस हवाले से। मैं इस चीज़ से तो आपसे एग्री करूंगा कि सर हमें जो इकोनॉमिकली जो मार पड़ी है और हम अपनी इकोनॉमी फोकस नहीं कर सके, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। और हम वो सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान से आने से लेके और ये 20 साल दहशतगर्दी की जंग में, ये 40 साल तो हमारे साथ इसी तरह ही गुजर गए। और जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा रही थी, हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे। सो हमने ग्रो नहीं किया इकोनॉमिकली, और आज उसका वो जारी बात है वो ऑटोनॉमी नहीं है फॉरेन पॉलिसी में। बट सर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, कल प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की और हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी बात की, बल्कि मैं और आप थोड़े दिन पहले इंडिया टुडे पे भी उस पर डिस्कस कर रहे थे कि, और मैं यही कह रहा था कि जो उनकी स्टेटमेंट से मुझे मतलब मिलता है, वो कह रहे हैं कि वी वांट टू एक्सटेंड हैंड ऑफ फ्रेंडशिप इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये जो चीज है, हाउ डज इंडियन फॉरेन ऑफिस, बिकॉज बीइंग अ फॉर्मर स्पोक्सपर्सन, आपको जारी बात है माइंडसेट पता है इंडियन फॉरेन ऑफिस का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, जारी बात है आप इन चीजों को समझते हैं। व्हाट इन योर अंडरस्टैंडिंग सर, वो कैसे ले रहे होंगे पाकिस्तान के ये दो बड़े जो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्टेटमेंट्स को? देखिए, जो बिल्कुल ठीक है, आप और मैं कुछ दिन पहले ही नेशनल टीवी पे थे हिंदुस्तान की, और हमने इस पे बात की थी, और उसमें मैं नेशनल टीवी पे जो कहा था मैं हूबहू दोहरा रहा हूं, क्योंकि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा स्पष्ट है। हम क्या चाहते हैं? हम अमन शांति चाहते हैं। आपके लोग भी, आपके जो पॉपुलेशन है, आपके आम आदमी हैं, वो सब अमन और शांति चाहते हैं, क्योंकि जनता तो यही चाहती है। अब आपने उससे दिन एक बहुत अच्छी चीज कही थी कि पीछे मुड़ के देखने में और कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं, आगे मुड़ के देखना चाहिए, और मैं भी मानता हूं कि आगे की तरफ देखना चाहिए। पर जब आप आगे की तरफ देखते हैं तो पीछे का आप भूल नहीं सकते हैं। जो 70 साल की तारीख है, इतिहास है, जो हुआ है, उसको भूलना भी नादानी होगी, क्योंकि बहुत बार ऐसी बातें सुनने को मिली हैं। और रातों रात कोई रवैया नहीं बदल जाता, कोई स्ट्रेटेजिक अप्रोच नहीं बदल जाती, कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं बदले जा सकते। और मैंने उस दिन भी यही कहा था कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो अगर इसमें कोई जेन्युइन है, अगर कोई जेन्युइन है, तो ये पॉजिटिव है, पर बहुत आगे लंबा रास्ता है, क्योंकि हमारा जो तारीख है, इतिहास है, उसमें बहुत कुछ हुआ है जिसके कारण म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। तो इसमें शंका है, आई कैन नॉट टेक इट एट फेस वैल्यू, बट इफ दिस इज something that is meant by the leadership, it's a positive development. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इट्स पॉजिटिव डेवलपमेंट। होपफुली ये एक उम्मीद है कि जो इंडिया के फॉरेन ऑफिस है और जो बाकी इदारे हैं वो इसको पॉजिटिवली लेंगे। लेकिन सर मैं थोड़ा सा दोबारा इस सवाल को, आपने वो कर दिया, लेकिन अगर मैं दोबारा कहूं तो मैंने कुछ इंडियन फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट भी आई है, वो जो एक रेटरिक है, दोनों तरफ से भी होती है। इंडियंस कहते हैं टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, वी कैन नॉट टॉक इन अ टेरर, वी नीड अ टेरर फ्री एनवायरनमेंट टू टॉक, ये इस तरह की डिस्कशन आती रहती है। तो सर ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट आया है,
शुड बी जस्ट कॉन्सिडर दिस कि ये यही आंसर होगा, या आप समझते हैं कि इस वक्त कुछ ना कुछ शायद डिस्कशन हो रही होगी कि हाउ टू रिस्पॉन्ड? क्योंकि हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं और कुछ लोगों का तज्जिया ये भी है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट टू स्पीक समथिंग ऑन साउथ एशिया, They're about to speak something on India, Pakistan, कोई ना कोई बात होने वाली है, गो के इंडिया को the take on Indo-Pacific and all these directions. लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के जो सिग्नल्स हैं और इस तरह की जो डिस्कशन है, जो बात है, वो ग्लोबल कैपिटल्स में बड़े पॉजिटिवली ली जाएगी. सो हाउ इंडिया विल कन्विंस द ग्रेट पावर्स के भाई ये देखें वो तो हमें ऑफर कर रहे हैं लेकिन वी आर नॉट स्पीकिंग ऑन दिस. I think again we are looking at things very differently. You know, इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इंडिया की जो रेपुटेशन है, वो बड़ी फर्क है. इंडिया के बारे में सब जानते हैं कि हम वाकई ही अमन और शांति चाहते हैं साउथ एशिया में. इसलिए नहीं कि हम आप किसी की फेवर कर रहे हैं, इसलिए कि अमन और शांति अगर साउथ एशिया में होती है तो इसमें हिंदुस्तान का फायदा है और बाकी देशों का फायदा है. हिंदुस्तान, देखिए, पाकिस्तान बहुत बड़ा देश है, आपकी 22 करोड़ की आबादी है, हमारी आपसे तकरीबन 6 गुनी ज्यादा है, हमारी जीडीपी ज्यादा है, और हमारे पास इस वक्त विजन है एक दुनिया में एक प्रीएमिनेंट देश बनने का, एक बड़ी इकोनॉमी बनने का. तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने पड़ोस में, अपने घर में, मैं घर ये नहीं कह रहा हूं कि हम भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, गलत मत समझिएगा, पर एक तरह से साउथ एशिया को अगर आप एक यूनिट देख लें तो अगर आपके पड़ोस में आप शांति है तो आप अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे फोकस कर सकते हैं. तो और आपको याद होगा कि बहुत प्रधानमंत्री, हर एक प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि देखिए हम साउथ एशिया को ऐसा चाहते हैं, हम एक, डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा करते थे कि वी आर लाइक अ बिग टाइड. एक तालाब में या एक लेक में जब उभार आता है, टाइड आती है, तो उसमें सब किश्तियां ऊंची उठ जाती हैं. So we are like a tide which is willing to take all South Asian countries along. So that is our vision, whether it's accepted or not, that's our vision. Now, this is our track record, और हमने जो कुछ भी अब तक किया है अपने पड़ोसियों के साथ, बाकी देशों के साथ, हमारे हिसाब से हमने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया है. पाकिस्तान का जो इतिहास है वो फर्क है. तो अगर कोई पूछता भी है तो हम तो यही कहेंगे कि देखिए हम तो तैयार हैं, और वाकई हम तैयार हैं. पर बहुत देखा है कि एक दिन कुछ ऐसी अच्छी बात हो जाती है, उसके बाद फिर दोबारा वही कहानी. अब अगर आप देखें क्या हुआ है, 2008 में मुंबई में वारदात कितनी बड़ी हुई थी, क्या हुआ, कितनी बार लखवी को अंदर किया गया फिर बाहर निकाल दिया गया, तो और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है. और ये कहें कि देखिए साहब आप बातचीत करते रहिए और अगर कोई वारदात होती है तो उसको भूल जाइए, वो हमारा भी पब्लिक ओपिनियन है, वो हम भूल नहीं सकते. तो और पाकिस्तान में मैं क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया है तो मैं बड़ा फ्रैंकली कहना चाहता हूं, जो आपकी आर्मी है उसका एक बहुत डिलेमा है. आपकी इतनी बड़ी आर्मी बनी हुई है, उनके पास इतनी पावर है, वो उन्होंने डी फैक्टो या डी जूरे रूल किया है. हर एक आपके आर्मी के जो ऑफिसर हैं इतने अमीर हैं, इतने वेल ऑफ हैं. उसका क्या कारण है? उसका कारण कुछ ये भी है कि वो उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया कि साहब हम तो देश के रखवाले हैं, हम तो देश को बचाते हैं. तो किससे बचाते हैं साहब? आपको तो एक एनिमी की, उनको एक एनिमी की जरूरत है. तो अगर एनिमी ही नहीं रहेगा तो आर्मी जो आपकी है उसकी ये प्रीएमिनेंस कैसे होगी? तो अब उनको चाहिए कि कोई ना कोई
ऐसा एक्सटर्नल हवा क्रिएट कर लें, हर एक चीज में किसी को बता दें कि साहब ये हिंदुस्तान के लोग अमन शांति नहीं चाहते हैं और हम आपको बचाना चाहते हैं, इनके इरादे बड़े खराब हैं। तो आपकी कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। और दूसरा ये भी है कि आपका जो डीप स्टेट है, आपका जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो आप माने या ना माने, आपका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है, जो कि दिन पर दिन पावरफुल होता जा रहा है। और जब भी अमन और शांति की बात होती है तो उनको घबराहट हो जाती है, क्योंकि तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी अगर अमन और शांति हो गई। तो ये कुछ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से और दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपकी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो और कोई नहीं कर सकता, वो आप ही को करनी है। मैं तो इतना सिर्फ कह सकता हूं कि एक बार जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि 85% पाकिस्तानी अमन पसंद हैं। उन्होंने गलत कहा था। मैं पाकिस्तान में मैंने पोस्टिंग भी की है और पाकिस्तान को मैं फॉलो करता हूं। 99% पाकिस्तानी अमन पसंद हैं। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे बताइए? 1% अगर अमन पसंद नहीं है तो 1% को अगर आप देखें कि आपका साइज क्या है, 22 लाख लोग हैं। 1% अगर वो अमन पसंद नहीं है तो उसका आप देखिए कि आप उनको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, उनको कैसे रोकेंगे। सबसे पहले तो आपको जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है या इंडिया के खिलाफ जो जनरल एक जहर उगला जाता है, पहले तो वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरनाइट तो चेंज होगा नहीं। तो ये एक प्रोसेस है, उसके लिए डिसीजन आपको लेना है कि आप वो कैसे करेंगे। हम तैयार हैं, पर हम बातों में नहीं तैयार होंगे। हम जब देखेंगे कि देखिए टेरर इंसिडेंट्स कम हो रहे हैं, हम देखेंगे कि आप थोड़ा सा मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, पर आप माफ कीजिएगा, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आपने कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर का एक जिहाद बनाया हुआ है। अब आप करते रहिए अगर आप चाहते हैं तो, पर इसमें कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान के पास इतनी क्षमता है, ताकत है कि हम अपने देश की टेरिटरी को हम बिल्कुल संभाल सकते हैं। तो आप अगर आपके हुक्मरान करना चाहें तो करते रहें, पर ये आपको किसी वक्त बैठ के एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन पाकिस्तान में लेना पड़ेगा। अंदरूनी किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमने राह हमने जो इख्तियार की है उससे हमको क्या मिला है। अगर आपकी जो पॉलिसीज अब तक हैं आपके देश के लिए अच्छी हैं तो आप कीजिए, क्योंकि आप वो करेंगे जो आपके इंटरेस्ट में है। और अगर आपको लगते हैं कि वो आपकी पॉलिसीज में से आपकी इमेज पे असर पड़ा है, आपके जो दोस्त हैं वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, और आपको नुकसान हो रहा है, तो आप शायद अपने इंटरेस्ट में बदलना चाहेंगे। तो मैं दोबारा ये कहूंगा कि कहने से कुछ नहीं होगा। ये आपका इंटरेस्ट है, आपका डिसीजन है। और जब हम देखेंगे कि आपका वाकई ही कहने और करने में अंतर नहीं है, तो इंडिया आपके लिए तैयार रहेगा। मैं पावर में नहीं हूं, पर इतनी मुझे समझ है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है वैसे साहब, आपने बड़ा एलाबोरेट तरीके से बताया। लेकिन सर मैं एक बात बताऊं आपको, जारी बात है कि जब पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान फौज की ज्यादा बात आती है, कि जिस तरह आपने कहा कि डी फैक्टो या डी जोरे वो हुकूमत करते रहे, और जारी बात है 2-3 मिलिट्री रूल्स रहे हैं, और फिर जारी बात है डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस भी होता है। लेकिन सर पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी तकड़ी ना होती तो हम दहशतगर्दी की जंग कैसे लड़ते। ये 15 साल हम लीबिया नहीं बने, हम सीरिया नहीं बने, हम यमन नहीं बने, हम इराक नहीं बने, हमने ये जंग जीती है और हमने दुनिया को बताया कि ये एक पीसफुल, हमने जो करना था करके दिखाया। फाटा आपको पता है सर, अफगानिस्तान किस तरह वहां पे चीजें चल रही थी। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग आर्मी वी हैव, एंड पर्टिकुलरली जो सी पैक की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। सो मैं समझता हूं कि सर आपकी बात सही है, कहीं पे हमें एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। और आई पर्सनली बिलीव कि एट पॉइंट्स हम बड़े कंफ्यूज रहे हैं, और जब दहशतगर्दी की जंग शुरू हुई थी तो वंस फॉर ऑल बहुत सी चीजों का डिसीजन ले लेना चाहिए था।
एंड वी शुडंट हैव वेटेड फॉर 2020 एंड 2021। लेकिन बहुत सारा जो नॉन स्टेट एक्टर है जैसे लखवी और हाफिज सईद वगैरह सबको जेलें हो गई हैं और वो अभी जेल में ही हैं। गो के आपका पर्सपेक्टिव उसमें अलहदा हो सकता है, कोई ये कहता है जी कि वो FATF के लिए किया या किसी और चीज के लिए, लेकिन बट एनी हाउ दिस इज हाउ द कोर्ट्स वर्क एंड दिस इज हाउ इट वेंट वेल। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी भी रिविजिट करनी चाहिए। जो आपने सऊदी अरब का जिक्र किया, ये हम खुद भी बात करते रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्टैग्नेशन है और हम चीजों को वही अंदाज से पुराने से देख रहे हैं, अरबों को खास करके, वहां पे लीडरशिप चेंज और बहुत कुछ है। आई एग्री ऑन यू दिस। बट सर आपने जो मनमोहन सिंह साहब का बात किया सर, मैं एक रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ इस पे, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है कि आपकी फौज ने जो टेररिज्म पे काफी काम किया है, और आपने जो तारीखे तालिबान पाकिस्तान था उसका बहुत सफाया भी किया है, क्योंकि वो जो वारदात करते थे, खुराफात करते थे, वो बहुत कम हो गई है। तो मैं आपकी फौज को और आपके देश को बधाई देना चाहता हूं। पर हकीकत ये है कि आपने एक डिवीजन किया हुआ है, बैड टेररिस्ट और गुड टेररिस्ट। जो कि बैड टेररिस्ट वो हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उनका आपने खात्मा किया है। गुड टेररिस्ट कौन से हैं? जो भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको आपने ना केवल शेल्टर किया, इनकरेज किया है। तो ये तो है आपकी जो, और टेररिज्म की या दहशतगर्दी की जो हकीकत। अब ये भी मैं पूछना चाहता हूं कि ये दहशतगर्दी शुरू कहां से हुई? आप ही लोगों ने शुरू करवाई वो, क्योंकि आपने देखा कि भारत के खिलाफ 70s में प्रॉक्सी वॉर शुरू करनी चाहिए। तो ये फर्क अगर आप जब तक करेंगे कि जो गुड टेररिस्ट हैं उनको आप इनकरेज करेंगे, बैड टेररिस्ट को खत्म करेंगे, वो शायद शॉर्ट टर्म में तो आपके लिए फायदेमंद होगा। पर टेररिज्म या जो आतंकवाद है वो एक आग है, उसमें ज्यादा देर कोई आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं करके रख सकते कि वो हम दीवार खड़ी कर दिए कि साहब इधर होता रहा है उधर ना हो। शायद ये मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल सही सर, आपने कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि हम कुछ दहशतगर्दों से लड़े और कुछ से ना लड़े। मैं समझता हूं कि इस हवाले से अमरीकी भी हमें यही कहते थे कि भाई आप गुड तालिबान बैड तालिबान आपने बनाए हुए हैं, लेकिन फिर वही गुड बैड तालिबान के साथ उनको लड़ना, कहा कि जी मदद करें। सो वी स्पोक, वी ब्रॉट दोस बैड तालिबान ऑन द टेबल टू टॉक टू द अमेरिकन्स। लेकिन सर एज फार एज ये जो कश्मीर के हवाले से है, वो एक मेरा ख्याल है कि जिहाद की नेचर बदल गई, ओवरऑल स्ट्रक्चर बदल गया 9/11 के बाद। फ्रीडम स्ट्रगल दहशतगर्दी की स्ट्रगल में बदल गई। मतलब ये एक और बहुत बड़ी डिबेट है, इसके ऊपर सर जरूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो मैंने आपसे टाइम की बात भी की हुई थी सर, जो आपने मनमोहन सिंह का बात किया, क्योंकि हमारी ज्यादातर डिस्कशन तो जारी बात है ऐसी चीजों पे हो जाती है। सर जो आपने मनमोहन सिंह साहब की बात की कि एक टाइड आएगी और उसमें वो ग्रो करेंगे, और जो बात है कि भाई उसमें वो सबको ऊपर उठाती है, तो सर कांट वी ग्रो टुगेदर? ये ग्रो सवाल फिर वहीं पे आ जाना है कि नहीं जी आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे। लेकिन सर बट समहाउ आई थिंक आपने सर एक और बात भी की कि ये जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, फ्रैंकली स्पीकिंग सर, मैं इंडियन मीडिया पे बहुत आता हूं और सर मुझे अंदाजा है कि इंडियन मीडिया क्या करता है, और एट टाइम्स वी अंडरस्टैंड दैट द इंडियन जो स्टेट मशीनरी है दैट गेट्स होस्टेज टू द मीडिया बिकॉज ऑफ द जिंगोइज्म। और पाकिस्तान मीडिया सर, हम यहाँ पे चीख के कह जाते हैं और भाई कोई इंडिया के ऊपर भी स्टोरी करो, कोई कश्मीर के ऊपर भी स्टोरी करो। ये मैं पाकिस्तान मीडिया में बहुत आता हूं और मैं आपको बड़ी वसूख से बता रहा हूं, और मैं अगर आपको पैमरा से रिकॉर्ड निकाल दूं जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मॉनिटर करता है, तो कश्मीर पे और भारत में बड़ी कम स्टोरीज बनती हैं, एज हम यहाँ पे ज्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हैं। तो सर फॉरगेटिंग ऑल दिस, कैन वी ग्रो टुगेदर जो मनमोहन सिंह साहब का ही था। दिस इज माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक छोटा सा सवाल है बस। इंशाअल्लाह, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। पर इसमें भी देखिए, इसका भी तरीका है। एकदम से हम
एक मील की दौड़ नहीं लगा सकते, 100 मीटर की दौड़ लगा सकते हैं, है ना? अगर आप बैठे रहे हैं 20 साल, तो एकदम से कहें कि साहब चलिए चीमा साहब, आप और विष्णु प्रकाश 1 मील की दौड़ लगा लें, तो विष्णु प्रकाश की सांस फूल जाएगी। पर अगर आप बेबी स्टेप्स जिसको कहते हैं वो लें तो जरूर, और वायबल है। अब इसमें एक छोटी सी चीज देख लीजिए, ट्रेड। मैं पाकिस्तान में पोस्टिंग की है मैंने, जो हिंदुस्तान में 50 रुपए की चीज मिलती है, वही हिंदुस्तानी चीज पाकिस्तान में 200 रुपए की मिलती है। हिंदुस्तानी वही चीज क्यों मिलती है 200 रुपए में? क्योंकि आप कहते हैं कि साहब हमने इंडिया से ट्रेड नहीं करना, वो आप दुबई से खरीदते हो। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो MFN है, अब उसमें आपने उर्दू में तर्जुमा क्या ट्रांसलेशन की हुई है कि सबसे प्यारा देश, कि भारत को आप हिंदुस्तान को सबसे प्यारा देश कैसे कह सकते हैं साहब? ये तो सबसे बुरा देश है, तो हम MFN नहीं देंगे। तो हमने तो आपको इतने साल MFN दी ना, कि नहीं दी। तो जब नहीं हुआ तो हमने भी विड्रॉ किया। तो बिल्कुल इकट्ठे। अब ट्रेड में क्या दिक्कत है साहब? वो अगर आप हिंदुस्तान से खरीदते हैं या हम आपसे खरीदते हैं, तो क्या किसी को फेवर कर रहे हैं कि अपने लोगों की फेवर कर रहे हैं? आप मुझे ये समझा दीजिए कि आज या कल सुबह आपके हुक्मरानों को क्या दिक्कत है कहने में कि हम भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करना चाहते हैं? और लोगों को समझाना तो आपका काम है, हमारे कहने से नहीं होगा। कि अगर आपके हुक्मरान लोग अपनी जनता को समझाएं कि देखिए हमारी जरूरतें हैं, भारत की जरूरतें हैं, और ये ट्रेड में हमारा भी फायदा है, इनका भी फायदा है, या इनका भी नुकसान नहीं है, हमारा, जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज करें, पर कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। पर ये कहें कि साहब हम 16 फरवरी को सुबह उठेंगे और बेड के राइट साइड से उठेंगे और ऊपर से सूरज बड़ा चमकेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, साहब ऐसा तो मैंने नहीं देखा होते हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू ऑन दिस कि हमने MFN स्टेटस जब देने लगे थे, आई थिंक पीपल्स पार्टी के टेन्योर में 2010-11 में, तो इधर जो दाएं बाजू की तहरीकें उन्होंने जोर पकड़ लिया, ये नहीं हम होने देंगे इंडिया को हम मोस्ट, हालांकि आपने हमें मोस्ट फेवरेट स्टेट का जो MFN स्टेटस है 1991 में आई थिंक दिया था। सो इट वेंट वेल के मतलब इतने साल 20 साल चलता रहा और फिर ये अभी विड्रॉ हो गया। सो दिस इज हाउ आई थिंक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये भी करना चाहेगी, ट्रेड भी ओपन करना चाहेगी, MFN भी देना चाहेगी, लुकिंग एट द लेवल ऑफ एनर्जी दे हैव राइट नाउ। बट सर, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन सर, सर आपने फॉरेन ऑफिस छोड़ा, जारी बात है आपका एक यू हैव सीन हाउ फॉरेन ऑफिस एंड योर गवर्नमेंट ग्रोइंग एंड योर ग्लोबल क्लाउड जो बढ़ता जा रहा है। सर हाउ डू यू सी व्हाट इज इंडियाज विजन फॉर नेक्स्ट 10 years? कैसे आप क्योंकि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं ग्लोबली और रीजनली भी, तो आप कैसे देख रहे हैं कि इंडिया का क्या विजन है फॉर नेक्स्ट 10 years, और कोई गवर्नमेंट बदलने से वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? पिछले 70 साल से यही सवाल उठ रहा था इंडिया में, और बार बार उठा है। आफ्टर नेहरू हु, आफ्टर शास्त्री हु, आफ्टर मिसेस गांधी हु, और उसका जवाब मिलता रहा है। और तो उसमें मुझे तो कोई शंका नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इंडिया एक छोटा सा मुल्क है, 135 करोड़ लोग हैं, तो कोई ना कोई हुक्मरान मिलते रहेंगे, और नेचर में कभी वैक्यूम नहीं होता। तो एक तो पहली तो बात ये। दूसरा, आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी है, तरीका एम्फेसिस अलग हो सकता है, कॉन्टिन्यूटी है। और कॉन्टिन्यूटी ये है साहब कि हमारे लोग एस्पिरेशनल है। हमारी चैलेंज ये है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस नैरो है, और अभी भी हमको इंपोर्ट पे डिपेंड होना पड़ता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हमारा विजन जो है ये है कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ा सकें, और हम डेवलपमेंट के रास्ते पे चलते रहें। उम्मीद की जाती थी कि 2035 के आसपास, यानी कि अब से 13-14 साल के बाद, हम एक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। पर अब कोविड के कारण थोड़ा सा वो मेरे हिसाब से वो और टाइम लगेगा।
पर हमारा विजन ये है कि अगले 10-15 साल में कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे और हम अपने मुल्क को डेवलप कर सकें, मिडिल इनकम कंट्री बन सकें, और वाकई ही हमारी कोशिश ये है, इच्छा यही है कि हम साउथ एशियाई देश जो हैं हमारे पड़ोसी देश, उनको साथ लेके चल सकें। और मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि इसमें हम किसी की फेवर नहीं कर रहे हैं, अपनी फेवर कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक पड़ोस में 7 लोग हैं, 8 लोग हैं और 2 पड़ोसी अमीर हैं और 5 पड़ोसियों के पास इतने पैसे नहीं है, तो वो खलता है और उससे मनमुटाव बढ़ता है। पर अगर सबको ये एक वेस्टेड स्टेक बन जाए कि साहब हम इकट्ठे उभरेंगे, इकट्ठे, तो उससे हार्मनी बढ़ती है। तो ये तो हमारा विजन है। क्या होता है ये भगवान जाने, खुदा जाने, पर अगर अच्छा होगा तो बहुत अच्छा होगा सबके लिए, यही उम्मीद करता हूं मैं। जी बहुत शुक्रिया सर। हमारी बात थोड़ी लंबी होगी, बट थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट चीजों पे आया और जारी बात है आपने पूरी जिंदगी दी है फॉरेन सर्विस को, तो उसका जो जारी बात है निचोड़ होता है चीजों का, वो आप जैसे जो भी सीजन डिप्लोमेट्स होते हैं उनके पास होता है। सर आई रियली थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन माय शो सर। I thank you, and it has been a pleasure talking to you. And as they say, hopefully, inshallah, Bhagwan kare, we find a way to grow together, because there is no alternative to peace. And that, believe it or not believe it, that is the earnest wish that we can focus our energies on development. You need it, we need it. थैंक यू वेरी मच सर, इंशाल्लाह, और उम्मीद है बड़ी कि ऐसे ही होगा सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। बहुत शुक्रिया जी।